हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यभट्ट एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखा है। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमने पिछले वाले वीडियो में क्या करवाया था। तो आपको जैसा कि पता होगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करवाया था और उसमें जो मैंने बताया था किसी मीडियम में ले जाने पर कूलॉम्स लॉ में क्या डिफरेंट आता है, क्या बल परिवर्तित होता है या पुराना बल वही रह जाता है। तो हमने बताया था पुराना बल क्या होता है, अर्थात जो पहले वाला बल था वो क्या होता है, परिवर्तित होता है। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं किस पर, आप पहुंच चुके हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप अर्थात कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है या क्या एग्जाम में आता है या कैसे पूछा जाता है, कैसे क्या होता है, तो उसको मैं आपको इस आने वाले वीडियो के माध्यम से क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, आपके पास पहुंचेगा। तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है या आपको कहाँ मतलब प्रॉब्लम है, तो उसको आने वाले वीडियो में क्या करूंगा, दूर करूंगा। ठीक, तो मैं आपको कूलॉम्स लॉ का सदिश रूप समझाता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए, अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं पहली चीज, कूलॉम के नियम का डेरिवेशन करने के बाद कूलॉम के बल कितना आया था, कूलॉम का बल अर्थात कहने का मतलब तो उसका जो बल का मान आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू Q1 Q2 बटे r²। ये क्या आया था, फोर्स की वैल्यू आई थी। ठीक, तो ये F क्या है, F नॉट मतलब एयर में है, निर्वात में है, की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r² है। ठीक, तो ये क्या था, ये कूलॉम के नियम का अर्थात जो किसी दो आवेश पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है, उस बल का मान कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसका सदिश फॉर्म क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है कि F क्या है, फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो इसको सदिश रूप में कैसे दिखाएंगे मैं आपको उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप देखिए सदिश फॉर्म कैसे बताया जा रहा है। अब इसके बाद आप देखिए, तो पहली चीज जैसे बल का डेरिवेशन के थे, सेम उसी प्रकार से सदिश रूप देखेंगे, लेकिन आपको 11th में एक चैप्टर मिला था सदिश और अदिश राशियां, तो आपको थोड़ा पिछला नॉलेज पता होना चाहिए। जिसको भी नहीं पता है मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि क्या आपका सदिश फॉर्म कैसे बनाएंगे, सदिश में कहाँ प्रॉब्लम आएगी इसको बनाने के लिए, तो वो चीज मैं बता दूंगा। लेकिन अगर जिसको पता है तो वो अच्छे से और समझ में आएगा, और जिसको नहीं भी पता है तो मैं बताने के लिए हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक, तो देखिए, तो मैं पहले क्या लेता हूँ, जैसा कि पता है कि आपको पहले एक आवेश दिया जाता था प्लस Q1 और इस बार मैं दूसरा आवेश देता हूँ प्लस Q2। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान से समझिए, तो मैं जानता हूँ कि Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि मैं समान आवेश दिया हूँ, तो आवेश का चीज समान है, तो मैं जानता हूँ समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करते हैं, और जब विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। तो मैं समान आवेश दिया हूँ, यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण के बल का अनुभव होगा। तो देखिए Q2 का क्या करेगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, मैंने बताया था F12 लगाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ F12 को मैं क्या दूसरे के द्वारा पहले पर लगाएगा फोर्स, मैं बताया था ना। और देखिए Q1 Q2 पर लगाएगा, तो यहाँ पर कितना लगाएगा, यहाँ पर लगाएगा F1 लगाएगा, अर्थात दूसरे यहाँ पहले के द्वारा दूसरे पर। देखो 1 को बोलते हैं बाई और 2 को बोलते हैं ऑन, अर्थात बाई का मतलब द्वारा और 2 का मतलब ऑन, मतलब पहले के द्वारा दूसरे पर। ठीक, और यहाँ पर क्या, दूसरे के द्वारा पहले पर, ये चीज मैंने बताया। अब इसके बाद देखिए ये आया ना, अब मैंने बताया कि इसके बीच में कोई डिस्टेंस मान लीजिए r है, क्या है, डिस्टेंस r, सदिश फॉर्म बताने जा रहा हूँ। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। अब अगर r है तो मैं बता दूं, आपने वेक्टर में पढ़ा है पिछले नॉलेज से कि कोई भी अगर दूरियां है तो उसको मैं परिमाण दिखा रहा हूं, क्योंकि दूरी जानता हूं कि अदिश राशि होती है, तो क्या है, लंबाई अदिश राशि होती है ना, तो आप जानते हैं इसमें रखेंगे मॉड में रखेंगे, इसमें रखेंगे मॉड में। मॉड का मतलब वो परिमाण उसका आ रहा है। ठीक, मैं जानता हूँ कि वेक्टर को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं दूरी को किसमें रखूंगा, मॉड में रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका क्या है, सिर्फ परिमाण से मतलब है, उसके चिन्ह से मतलब नहीं है। और ये जानता हूँ कि आपका दूरी तो आपका अदिश राशि होता ही है। ठीक, तो इसको मैं मॉड r बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, मॉड r बोल रहा हूँ। ठीक, अब हमको एक चीज बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक, अगर जिसको पता है वो अच्छी बात है। देखो क्या मैं जानता हूँ कि 1 अगर दूसरे पर फोर्स लगा तो 1 से दूसरे के पास मैं जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ R2 - R1 बोल सकता हूँ। ध्यान समझिएगा, क्या मैं इसको 1 से दूसरे के पास जाने का क्या मैं R2 - R1 बोल सकता हूँ? तो आपके दिमाग में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, R2 - R1 क्यों बोला जा रहा है, तो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, क्यों बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा समझिए, जब भी मैं क्या करूंगा, किसी वेक्टर फॉर्म में बनाऊंगा किसी चीज को, जैसे मान लीजिए Q1 था और ये Q2 है, जब मैं फाइनल जाऊंगा Q2 के पास, तो जो डिस्टेंस होगा वो
R2 माइनस R1 आ जाएगा, अर्थात फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा, क्योंकि मैं Q1 से Q2 पर जा रहा हूँ तो फाइनल वाला Q2 है और इनिशियल क्या है Q1 है। फाइनल का मतलब अंतिम वाला और इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वाला, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। और R2 माइनस R1 क्या उसके बीच का डिस्टेंस है, अर्थात डिफरेंसेस है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ एक डेरिवेशन के माध्यम से। ठीक, तो पहले समझिए ये कितना लिखा जा रहा है। जब मैं कहूंगा Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R2 माइनस R1 होगा। और जब बोलूंगा Q2 Q1 पर लगाएगा तो बताओ आपकी बार अंतिम क्या बना, आपकी बार Q1 बना, तो इसके बीच का मतलब पहले R1 लिखूंगा और Q2 क्या लिखूंगा, R2 फाइनल माइनस इनिशियल, अर्थात R1 माइनस R2 हो गया। ठीक, ये इसके जब ये Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा अर्थात ये 1 2 लूंगा, दूरी ये लूंगा, जब Q1 Q2 पर लगाएगा तो दूरी क्या लूंगा, R2 माइनस R1, लेकिन मेन परिमाण जो क्या है आपका R ही है। ठीक, ये कहां से आया अब मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मैं बोलूं आपको कि आप निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़े हैं, ठीक, तो निर्देशांक ज्योमेट्री जो आप 10th में पढ़कर आए, मैथ तो 10th में अनिवार्य सब लोग पढ़े होंगे। ठीक, अब तो 12th में आने के बाद आपको पता होगा कि कुछ लोग बायोलॉजी ले लेते हैं और कुछ मैथ ले लेते हैं। ठीक, तो आपको कुछ पिछले जानकारी के माध्यम से बताऊं, आप निर्देशांक ज्योमेट्री 10th में पढ़े हैं और आप अगर मैथ लिए हैं 12th में तो आपको एक चैप्टर मिलेगा 3D अर्थात त्रिभुज ज्यामिति। ठीक, तो 3D में आपको क्या सिखाया जाएगा, उसमें जैसे क्या होता है निर्देशांक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है 2D के बारे में, लेकिन अपन बताएंगे 3D के बारे में क्या होता है। तो 3D के बारे में क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पर क्या Q1 है, ठीक, और यहाँ पर क्या है Q2 है, तो आप बोलेंगे कि ये Q1 आगे से ये Q2 आगे से, ठीक है। तो 3D में यहाँ तो ये आपका सरफेस है, तो क्या इस पर 3D बन पाएगा? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका 3D बन पाएगा, मैं यही इतना कह रहा हूँ कि आपका 3D एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर ये क्या आपका बोर्ड 2D है, तो 2D पर ही 2D बन सकता है, 3D नहीं बन सकता। ठीक, तो यहाँ पर मैं मान लिया Q1 है और यहाँ पर मैं मान लिया Q2 है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर Q1 और Q2 क्यों माना जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस लिए। ये दूरी डिफरेंसेस है, दूरी क्यों आया, मतलब जब आप Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है और एक Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो दूरी का डिफरेंसेस आ रहा है R1 माइनस R2 R2 माइनस R1, ये कैसे आया मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक, तो मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक, मैं इसको कहाँ से लूंगा, मूल बिंदु से लूंगा। ठीक, तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूल बिंदु से O बोलता हूँ, तो O से Q1 के बीच की दूरी कितनी है, R1। जो मैथ लिए हो 3D के बारे में ऐसे डेरिवेशन बहुत मिलेंगे उनको, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी लिए हैं उनको प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, या जो भी मैथ लिए भी नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए भी क्या होगा, एक फायदे का काम करेगा। ठीक, तो ऐसी बात नहीं कि किसी को नुकसान करेगा, कि नुकसान करने वाली बात नहीं है। ठीक, तो बायोलॉजी वाले ध्यान समझिएगा, यही सब डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप मैथ में पढ़ने वाले नहीं, लेकिन जो आपका मैथ, क्योंकि आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो मैथ थोड़ी ना पढ़ेंगे, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी लास्ट में जाकर पढ़ेंगे ही ना, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम लास्ट में नहीं आएगा। लेकिन दोनों लोग समझिए अच्छे से, जिससे क्या हो आपको दोनों लोगों को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए इसका मूल बिंदु से Q1 के बीच की दूरी कितनी है, R1 है, तो बोलता हूँ मूल बिंदु से Q2 के बीच की दूरी कितनी है, तो मैं R2 बोल रहा हूँ। ठीक, आप समझिए जब Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है तो हमारा डिस्टेंस कितना है Q2 Q1 पर, मैंने बोला Q2 से जो Q1 पर जा रहा हूँ तो कितना होगा, R1 माइनस R2, क्यों, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होगा। लेकिन जब आपका Q1 Q2 पर लगा है मैं बोलूंगा फाइनल आपका Q2 होगा और Q1 इनिशियल होगा, क्योंकि मैं Q1 से Q2 पर जा रहा हूँ, तो आपका क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर कैसे निकालूंगा, जब Q2 Q1 पर लगाएगा या Q1 Q2 पर, मैं पहले देख रहा हूँ किसका मान है, Q1 जब Q2 पर लगाता है अर्थात Q1 Q2 पर फोर्स लगाता है, तब मैं देख रहा हूँ कि आपका डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आता है। ठीक, तो देखो Q1 जब Q2 पर लगाएगा तो Q2 के पास पहुंचने पर दो रास्ता है, यहाँ से मूल बिंदु से कैसे, एक डायरेक्टली आप Q2 के पास ऐसे चले जाइए, एक यहाँ से आइए और यहाँ जाइए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, R1 प्लस R, अर्थात R1 प्लस R जब चलूंगा तो कहाँ पहुंचूंगा, Q2 के पास, और वो यहाँ से भी जा सकता हूँ तो बराबर R2 हो जाएगा। निकल सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा ना। अब हमको बताइए R बराबर कितना आएगा, तो R बराबर आएगा R2 माइनस R1 आएगा, R2 माइनस R1। तो जब Q1 Q2 पर फोर्स लगा तो कितना दूरी आया, R2 माइनस R1। देखो R2 माइनस R1 आया नहीं, यही तो आया है। अब इसके बाद देखिए जब Q2 Q1 पर लगाएगा, तो जब Q2 Q1 पर लगाएगा तब कितना डिस्टेंस आएगा, तो मैं जानता हूँ Q1 पर पहुंचने के पास दो रास्ते हैं, कैसे, एक मैं यहाँ से चलूंगा Q2 के पास, Q2 से Q1 के पास, और एक मैं डायरेक्टली यहाँ से आके जा सकता हूँ। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि R2 प्लस R बराबर कितना आएगा, R1 भी आएगा, क्योंकि Q2 के पास पहुंचूंगा फिर Q1 के पास जाऊंगा तो Q2 की डिस्टेंस कितना R2 है और Q2 से Q1 कितना R है, तो R2 प्लस R बराबर कितना हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा।
ये चीज समझ में आया। तो देखो जब आपका Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तब डिस्टेंस कितना आया, R1 माइनस R2, और वही चीज तुम्हें बताया था जहां पर जो मॉड लिखा गया परिमाण दिया गया, लेकिन पहले बताओ यही तो लिखा गया है। तो ये समझ में आया कैसे आया, ये मैंने आपको बताया। ये आप अगर कहीं डेरिवेशन कर रहे हैं तो साइड में आप दिखा देंगे तो आपकी काम थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगी, अर्थात कोई देखेगा तो उसे लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ सीखा है। ठीक, तो ये चीज आपको करना है। अगर ये चीज आप कर लेंगे तो वास्तव में आपके काम की थोड़ा बेहतरीन लगेगी, और ये चीज जो एग्जामिनर चेक करेगा काम की आपकी, वो भी समझेगा कि हाँ मुझे भी मतलब चेक करने में आसानी होगी, तो आपको नंबर देने में उसको दे देगा, पूरा नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए। ठीक, तो देखिए ये बताना आप पहले तो ये चीज समझ में आए कि नहीं, मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक, तो ये मैंने इसलिए इसको आपको बताया क्योंकि मैं अगर डायरेक्टली आपको बता देता तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहते कैसे आप थोड़ा रख लेते, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिजिक्स और मैथ ऐसा टॉपिक है कि रटने वाली चीज नहीं, आपको थिंकिंग बनाना पड़ता है। ठीक, थोड़ा सोचना पड़ता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बट ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, तो अब इसके बाद क्या है, मैं F12 निकाल रहा हूँ। ठीक, अब क्या निकाल रहा हूँ, F12 क्या है, दूसरे के द्वारा पहले पर जो फोर्स लगा है। तो देखिए F12 बराबर कितना होगा, तो मैं जानता हूँ फोर्स पहले क्या होगा K, अर्थात मैं जानता हूँ C लिख दो, क्योंकि मैंने कहा C बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इतना बड़ा लिखने से मतलब नहीं, आप कांस्टेंट है तो मैं इसको C से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जिससे बार बार लिखने पर आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो C लिख दिया। अब देखो बुरे बेस कितना है, Q1 into Q2 है। अब बताना ये आपका क्या है, दूरी कितना है, अभी R है तो मैं मॉड R लिखकर और स्क्वायर कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर दूरी का परिमाण होता है और परिमाण इसका कितना है, R है। ठीक, अब देखो ये तो था आपका बल का जो फोर्स लग रहा था, ये तो था उसका मतलब फॉर्म का बल कितना लगता है, लेकिन मैंने कहा सदिश है तो मैं जानता हूँ सदिश क्या क्या लेकर चलता है, सदिश राशियां क्या होती हैं, तो मैंने कहा सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है। ये सदिश है, ये तो आपका टोटल परिमाण होता है, इसमें दिशा कहाँ है, मैं आपको बता दूं आप वेक्टर में सीखे हैं कि दिशा को किससे इंडिकेट करते हैं, कैप से इंडिकेट करते हैं। कैसे, जैसे मैं बोलूं कि आपका एक ए वेक्टर है तो आप बोलेंगे ए वेक्टर जो होता है या आपका एक कैप, मान लीजिए ऐसे कोई है, जैसे मैं बेसिक बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि आपका वेग है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे वेग बराबर, मान लीजिए मेरे पास 4 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, वेग तो इसमें 4 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर, ध्यान समझिएगा। तो ये बेसिक एकदम मतलब 9 फिजिक्स। ठीक, तो वेग क्या है, आपकी एक सदिश राशि है, मैंने कहा कितना है इसका 4 मीटर प्रति सेकंड पूरब की ओर है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये आपका परिमाण है। पूरब की ओर क्या है, ये आपका क्या है, पूरब की ओर है आपका, ये पूरब की ओर क्या दिशा बता रहा है। मैं जानता हूँ वेग ये आपका क्या मान लीजिए वेक्टर है, ए वेक्टर हमने मान लिया। ठीक, ये ए वेक्टर हो गया, ये परिमाण है तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर का क्या है, मॉड है, और पूरब की ओर जो इसको मैं ए कैप से इंडिकेट करता हूँ, इससे ए कैप से। तो बताना ए कैप बराबर कितना आया, ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये आपने वेक्टर का फार्मूला भी सीखा है कि ए कैप बराबर कितना होता है, ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो ये फार्मूला आपको वेक्टर बहुत सीख मतलब आपको बहुत बार बताया गया होगा, आपने इस पर सवाल भी किए होंगे, और ये चीज कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे 12th में फिजिक्स में तो आपको जो भी वेक्टर की फॉर्म में बनाऊंगा तो उसमें आपको क्या लगेगा, वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, आपका ये फॉर्म मतलब अर्थात ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब देखिए इसके बाद तो मैंने कहा F12 वेक्टर वो कितना, इसका परिमाण हुआ, डायरेक्शन कितना होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा आपका, अर्थात जो दूरी। अब देखिए यहाँ पर फोर्स है ना, तो फोर्स का परिमाण ये हुआ, तो अब ये आपका क्या होगा दिशा, तो मैं यहाँ पर किससे इंडिकेट कर रहा हूँ, आर कैप से। यहाँ पर मैं फोर्स एफ कैप नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिस्टेंस को वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूँ। ठीक, तो ये वेक्टर को आपको दिखाने के लिए पहले परिमाण हुआ और ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर कैप हो गया। ठीक, ये चीज समझ में आया। अब देखिए F12 वेक्टर बराबर C इंटू Q1 Q2 बटे R मॉड ऑफ R का होल स्क्वायर। ठीक, इंटू अब बताइए फोर्स कितना लगाना है, फोर्स ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर एक कैप लिया गया, तभी यहाँ पर देखो एक वेक्टर था तब इसका एक कैप आया, यहाँ पर आपने F12 वेक्टर लिया है, यहाँ पर यह कैप आना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, मैं यहाँ पर देखो जो आपकी मतलब डिस्टेंस है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको वेक्टर में दिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये तो कोई एक फॉर्म था, छोटा सा कोई वेग था, लेकिन यहाँ पर आप बल सीख रहे हैं तो बल में डिस्टेंस आती है, तो मैं डिस्टेंस से इसको व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक,
कुल मिलाकर मैं वेक्टर में दिखा रहा हूँ, चाहे हमारा बल का तरीका हो चाहे उनके बीच की डिस्टेंस का तरीका हो, तो मैं डिस्टेंस के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए r कैसे हो गया, तो बताइए मैं r2 माइनस r1 लूं या r1 माइनस r2। यहाँ पर फोर्स क्या लिया गया है, F12 लिया गया है, अर्थात दूसरे के द्वारा पहले पर, जब दूसरे के द्वारा पहले पर फोर्स लगता है तो डिस्टेंस कितना आता है, r1 माइनस r2। मैं बोल सकता हूँ कि r1 माइनस r2 अर्थात r1 वेक्टर और माइनस r2 वेक्टर। अब ये वेक्टर बन गया, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आपका दूरी क्या है, दूरी तो अधिस नाश होती है, लेकिन इनके बीच का मैं वेक्टर बना रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैं इसका वेक्टर फॉर्म कर रहा हूँ। तो अब देखिए r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है और कैप क्या ये इंडिकेट कर रहा है इसकी दिशा को। ध्यान समझे ना। अब देखो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि आप बेसिक से थोड़ा बताइए, ये तो थोड़ा मतलब बुक के लैंग्वेज में बताया जा रहा है, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान समझिए। जैसे क्या है, अगर मैं वैसे बोलूँ आपका वैसे नॉर्मल कंडीशन, तो Q2 क्या है, Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स वास्तव में किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है। Q2 क्या है, Q1 पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स वास्तव में इधर लग रहा है। ठीक, तो अगर फोर्स इधर लगा तो ये चीज क्या है, डायरेक्शन बता रहा है, और इधर कैसे लगा, अर्थात दूरी है, दूरी देखो इस साइड इधर है, r1 माइनस r2, इस साइड लेने पर दूरी कितना है, r1 माइनस r2। तो वही चीज तो मैं दिखा रहा हूँ कि अर्थात दिशा को क्या प्रोवाइड कर रहा है, दिशा को r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का कैप प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, ये चीज समझ में आया। अब उसके बाद देखिए F12 वेक्टर बराबर CQ1 Q2 बटे r वेक्टर हो गया। अब देखिए मैं इस कैप को क्या लिख सकता हूँ, तो बताइए इस ए कैप को मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ वेक्टर। तो मैं जानता हूँ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान समझिएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का जो कैप है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये चीज हो गया, और बटे में क्या कर सकता हूँ, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। ये चीज कर सकता हूँ नहीं, देखिए वही तो हुआ, तो P1 × P2 बटे r वेक्टर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये चीज, इसको मैं कितना लिखूंगा वहां से बताइए, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर ये हो गया। अब ध्यान समझिए, बटे इसका परिमाण कितना होगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड कर देंगे, ये चीज हो गया। ठीक, अब बताइए हमको यहाँ तक आपका क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक, तो मैंने इस कैप को कैसे लिखा, पहले मैंने इसके माध्यम से समझा, इसको इसके अनुसार प्रोवाइड मतलब आपको परिवर्तित कर दिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब ध्यान समझिए, अब F12 कितना आया, तो F12 वेक्टर, अब देखिए C × Q1 Q2 बटे, अब देखिए आपका जो r है, r क्या है, आपका दूरी है, तो मैं जानता हूँ मॉड ऑफ r क्या है, ये r क्या है, जो फोर्स लगा उसके बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस साइड है, यही तो r, चाहे दोनों साइड में की, चाहे इस साइड में की, चाहे इस साइड। लेकिन मैं जब कहीं आप Q2 Q1 पर लगा रहा है, तो मैं जानता हूँ दूरी आपको क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी परिमाण है, तो ये भी परिमाण आएगा, मैं मॉड ले रहा हूँ, तो इसका मतलब r के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, r1 माइनस r2 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसके स्थान पर कितना लिख दिया, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये वेक्टर था, इसको मतलब ये वेक्टर का मॉड ले दिया, तो ये परिमाण आ गया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर मैंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, फार्मूले में होता है ना। अब देखो इनटू ये कितना हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड। ठीक, तो बताओ ये भी मॉड अर्थात इसको परिमाण बोल सकते हैं, और ये भी परिमाण है, मैं बोलूं ये x स्क्वायर × x, तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे x क्यूब होगा। तो इसी प्रकार मतलब F12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो आया आपका C Q1 Q2 बटे ये स्क्वायर और ये पावर 1 है, पावर को ऐड हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का होल क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक, ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया, कौन, ये आपका कन्वर्ट हो गया नाम सुना का जो है ये वेक्टर फॉर्म है। इतना F12 वेक्टर बराबर C Q1 Q2 बटे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मॉड का होल क्यूब इनटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है किसका, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कब, जब Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगाता तो यहाँ पर कितना हो जाता, F21 हो जाता। तो इसके माध्यम से देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, 1 माइनस 2 आया, 1 माइनस 2 आया, तो बताना यहाँ पर कितना आएगा, C Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 वेक्टर का मतलब मॉड का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर।
यही हो जाएगा आपका। ध्यान समझिए, जब यह 1 2 वेक्टर था तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, मैं बोलूंगा 2 1 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2 1 2 और 1 हो जाएगा। ठीक, तो चाहे यह 2 1 पूछे चाहे यह 1 2 पूछे, आपको अगर एक आया तो आप दूसरा अपने आप से कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, आपको दो आवेश जैसे लिखा गया था, जैसे कूलॉम के नियम पर डेरिवेशन किया गया था, सेम उसी प्रकार से हमने किया। ठीक, तो मैंने देखा दूसरा वाला पहले पर फोर्स कितना लगा रहा है, तो दूसरा वाला जो फोर्स पहले पर लगा रहा है वो आपका कितना लगा रहा था, आपका F2 1 लगा रहा था। ठीक, तो F1 2 लगा रहा था दूसरे के द्वारा पहले पर। देखो F1 2, ठीक, तो F1 2 आ गया। तो मैंने कहा अगर पहला वाला सेकंड पर लगा रहा है तो कितना लगा रहा है, F2 1 लगा रहा है। अगर जब दूसरा वाला पहले पर लगाएगा तो F1 2 होगा, और अगर पहले वाला दूसरे पर लगाएगा तो क्या होगा, पहला वाला दूसरे पर। ठीक, तो F2 1 हो जाएगा। तो वही तो मैंने कहा, तो देखो क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया कि 2 का मतलब 12 होता है, 22 होता है, जो अंदर होता है वो ऑन होता है। ये चीज आप कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद देखिए, तो मैंने फार्मूला लिखा जो आपका कूलॉम का फार्मूला होता है। ठीक, उसके बाद मैंने कहा ये अगर आपको मैंने बताया कोई अगर मान लीजिए सदिश राशियां हैं तो मैं बेसिक कह सकता हूँ कि उसके चलने के लिए अर्थात उसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है। तो मैंने उदाहरण वेग, तो मान लीजिए वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो किस दिशा की ओर, पूरब की ओर है, तो जो परिमाण है 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और जो दिशा है कितना हो गया, पूरब की ओर हो गया। तो मैं जानता हूँ कि पहले मान लीजिए वेग को मैंने ए वेक्टर से लिखा, और परिमाण तो कितना हो जाएगा, मॉड आर वेक्टर हो जाएगा, और इसकी दिशा कितनी लगेगी, तो किससे गुणा करूंगा, एक ऐप से मैंने ये वेक्टर लिखा है। तो एक ऐप की वैल्यू कितनी आई थी, एक ऐप की वैल्यू आई थी ए वेक्टर बटे मॉड आर वेक्टर। तो वहां से इसके बाद मैंने क्या किया कि 1 2 को मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद मैंने कहा ऐप को बताओ, उसकी सहायता से ये लिख सकते हैं। मैंने ये लिख दिया, और मैंने जानता हूँ आर क्या है, मॉड आर क्या है, तो डिस्टेंस का परिमाण है, ये भी परिमाण है, परिमाण को कल्पना लिख दिया। मैं जानता हूँ कि x गुणे x स्क्वायर गुणे x होता है x क्यूब, ये भी परिमाण ही था, परिमाण की वजह से और जुड़ गया, उसके बाद जैसे हमने लिख दिया। ये क्या हो गया, कूलॉम के नियम का सदिश फॉर्म हो गया। फिर आपको ये समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया कूलॉम का सदिश रूप। यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और इसके बाद मैं आपको एक अगला टॉपिक बताऊंगा। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है कूलॉम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल के नियम, अर्थात नियम का मतलब जो आपका उसका फार्मूला है उसमें अंतर क्या है और समानता क्या है। ठीक, इसके बाद मैं उसको बताऊंगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए पहले। ठीक, या इसके बाद इतना आपने नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं तुरंत एक चीज बता रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आपका दोनों ये क्या है, बल है, तो क्या दोनों के बल को मैं बराबर कर सकता हूँ, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं बोल सकता हूँ क्या होगा कि F, देखो अब एक की दिशा इस साइड है जब दूसरा पहले पर लगा रहा है, और जब पहला दूसरे पर लगा रहा है तो एक की दिशा, ये दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो मैं जानता हूँ कि अगर दोनों को मैं बराबर लिखूंगा तो F1 2 वेक्टर क्या होगा, -8 F1 वेक्टर होगा। ठीक, ये चीज आप समझते रहिएगा, मतलब आप वेक्टर में सीखे होंगे कैसे, क्योंकि मैं जानता हूं दोनों की दिशा क्या विपरीत है। तो मैं इसको अगर ऐड करूंगा तो एक की दिशा इस साइड, एक की दिशा उस साइड, दोनों के परिमाण तो समान है, तो परिमाण समान है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सवाल के माध्यम से सिखाऊंगा, या आप वेक्टर में सीख भी चुके होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ F1 2 वेक्टर और कितना होगा -F1 वेक्टर बराबर करूंगा तो, लेकिन परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, लेकिन दिशा क्या होगा, अलग अलग। ये चीज क्या होता है, दिशा अलग अलग है। अगर एक इस साइड है तो इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब अपोजिट, उल्टा। ठीक, तो ये अगला उस साइड होगा, इसको मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ। ठीक, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल तथा कूलॉम के नियम में तुलना, या आपकी समानता क्या है और आपका अंतर क्या है, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए। ठीक, इसके बाद आपको मैंने जैसा कि कहा कि आपको मैं क्या बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कूलॉम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में तुलना। ठीक, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्यों उसी दोनों के बल के बीच की तुलना की जा रही है। तो जब मैं डेरिवेशन करवाया था तो कुछ चीज़ समानता दिखाई दे रही थी। ठीक, कहाँ से आपका डिफरेंस आया वो चीज़ आपका दोनों आज क्लियर होगा। तो देखिए, जैसा कि मैं कूलॉम के नियम का फार्मूला लिखूँ तो आपका आता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूला क्या आता है, मैं इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, F1 से डिनोट कर रहा हूँ, या इसको F2 से। ठीक, ये F1 है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F2 तो आपका आएगा G
m1 m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ आपका हो गया। अब देखो दोनों चीज़ में कुछ चीज़ समानताएं हैं, कुछ चीज़ डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज़ एग्जाम में आपसे पूछता है कि आप कूलाम के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में तुलना कीजिए। ठीक, क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपके क्या हैं अंतर हैं। तो आप दोनों को हमारे इस माध्यम से अर्थात वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है। तो जैसा कि देखिए आप इसमें क्या होता है, मैं पहले बताता हूँ समानता क्या होता है। तो समानता में आप देखिए मतलब आपका क्या होता है समानता में। ठीक, क्या क्या समान है दोनों में। तो समान क्या है, आप बोल सकते हैं कि जो बल है आपका कूलाम के नियम का बल। ठीक, तो ये क्या है, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है, देखो आपका दूरी के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि देखो आपका क्या है आर स्क्वायर है, तो दूरी की वर्ग की क्या है व्युत्क्रमानुपाती। कौन, कूलाम के नियम का जो फोर्स है। ठीक, एक सेकंड रुको, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, टेक्निकल इशू, इसी कारण थोड़ा मैंने वीडियो को ब्रेक किया। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि कूलाम के नियम और गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में क्या तुलना है। ठीक, तो समानता क्या है और अंतर क्या है तो मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ मैं समानता बता रहा हूँ। तो आप फार्मूला लिखा है दोनों का, आप यहाँ से तुलना कीजिए। समानता में क्या होगा कि जो आपका फोर्स है ये दूरी के अर्थात जो फोर्स अर्थात कूलाम के नियम में ये भी क्या है दूरी के वर्ग की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये जो कूलाम के अर्थात ये सॉरी गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम का जो फार्मूला है ये भी क्या है दूरी की वर्ग की क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों फोर्स क्या है, पहला समानता, दोनों फोर्स क्या है अर्थात दोनों बल क्या हैं, जो दोनों बल हैं वो क्या है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, ध्यान समझिएगा व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक, यहाँ से ये हो गया। अब ध्यान समझिए क्योंकि देखो आपको फार्मूला के माध्यम से ही दिखाई दे रहा है क्या यह प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने फार्मूले में बताया था यह प्रोपोर्शनल अनुपात आर स्क्वायर, और यहाँ से यही चीज़ आ रहा है यह प्रोपोर्शनल अनुपात आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा मैंने आपको अगर आपने हमारा वीडियो देखा है पूरा और ध्यान से देखा है और समझ में आया तो आप दूसरा समानता बता सकते हैं। तो आप बताइए दूसरा समानता क्या था। मैंने बताया था कि जो कूलाम का नियम होता था, कूलाम के बीच जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, दोनों के बीच का जो बल लगता है वो दोनों चार्जों के मिलाने वाले सेंटर था, जो दोनों के चार्जों के क्या है सेंटर है, केंद्र है, मिलाने वाली जो रेखा है एक्सिस, उसी के मतलब अनुदिश क्या होता है फोर्स लगता है, अर्थात उसी की रेखा पर फोर्स लगता है। तो वही चीज जो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में जो आपका दोनों द्रव्यमान है अर्थात दोनों पिंड है उनके बीच अर्थात उनके सेंटरों के बीच की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो होता है वो भी फोर्स क्या होता है लगता है। तो मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है जो एक्ट करता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग मतलब अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू सेंटर, चार्ज ऑफ टू सेंटर। ठीक, मैंने ये चीज आपको बताया था। तो आप चाहे जैसे समझिए, कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जो चाहे चार्ज हो चाहे पिंड हो अर्थात चाहे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम हो चाहे कूलाम का नियम हो, उनके बीच जो सेंटरों के बीच अर्थात लगेगा आपका फोर्स वो एक्सिस लाइन अर्थात उसी अक्ष के दोनों जो सेंटर की लाइन होती है उसी रेखा के अनुदिश क्या होगा फोर्स आपका एक्ट करेगा अर्थात उसी पर पड़ेगा। ठीक, तो ये समझिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इसको बोल सकता हूं क्या कि जो यफ एक्ट कर रहा है, ठीक, यफ क्या कर रहा है एक्ट कर रहा है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, ध्यान समझिएगा ज्वाइनिंग चार्ज या फिर मास ऑफ सेंटर। ठीक, ऑफ सेंटर, ध्यान से समझिएगा। देखो एफ जो एक्ट कर रहा है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज, ठीक सॉरी आवेशों के केंद्र पर, यहाँ पर थोड़ा फॉल्ट हो गया, सेंटर ऑफ टू चार्ज, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सेंटर ऑफ टू चार्ज या मास। ठीक, क्योंकि दोनों की बातें हो रही हैं, मैंने दोनों में समानता बताया है। क्या है, यह एक्ट कर रहा है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज या मास। इसका मतलब क्या है, इसको मैं साधारण भाषा में हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये दोनों आवेश है या दोनों जो द्रव्यमान है तो इनका कोई सेंटर होगा। ठीक, तो उनके सेंटर के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा अर्थात जो ज्वाइन कर रही है तो वो क्या है रेखा पर जो फोर्स लगेगा उसी के अनुदिश लगेगा, या ऐसे कहीं नहीं, मैंने बताया था कि ऐसे आपका ऐसे वैसे नहीं लगेगा, आपका सीधा उसी रेखा
रेखा पर लगेगा। ठीक, ये हमारे कहने का मतलब है। तो ये दोनों क्या है, समानता है। यदि आपको और कोई समानता नजर आ रहा होगा तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक, लेकिन ये दोनों समानता है, ये चीज़ आपको दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। बाकी हमारे हिसाब से और कोई समानता शायद नहीं है। ठीक, अब इसके बाद अंतर क्या है, तो अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अंतर ध्यान समझिए, अंतर आप ध्यान समझिए। ठीक, तो अंतर में क्या होगा, डिफरेंसेस में, डिफरेंस में, ठीक, अर्थात अंतर क्या है दोनों में। तो अंतर क्या है ध्यान समझिए। जो पहला अंतर है अर्थात पहला डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो आपका कूलाम का नियम होता है, क्या होता है, जो कूलाम का नियम, ये क्या होता है, ये आपका अट्रैक्ट अर्थात आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों का अनुभव कराता है। क्या करता है, कूलाम का जो नियम है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का दोनों का अनुभव करता है। परंतु जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये सिर्फ आकर्षण का ही फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षण का नहीं। अर्थात जो दोनों द्रव्यमान होते हैं सिर्फ अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिपल करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, लेकिन ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का फोर्स लगाता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे पहले में कि आपका जो कूलाम का बल होता है अर्थात कूलाम का बल, ठीक, कूलाम का जो बल है, कूलामीय बल अर्थात वैद्युत बल, वो क्या होगा, आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का अनुभव करता है। ठीक, दोनों का अनुभव करता है, अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों लगाता है, दोनों लगाता है। बट आपका जो इसमें ऐसे बना लेंगे, जो आपका क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होता है, सिर्फ आकर्षण बल का अनुभव कराता है, किसका, आकर्षण बल का। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, आकर्षण बल का अनुभव करता है। अब देखिए इसके बाद ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, तो दूसरा जो डिफरेंस है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट जी है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या 1/4π को मैं बोलता हूँ c। ठीक, तो c और g में देखिए, जो आपका g है ये सार्वत्रिक नियतांक होता है, इसको कहीं भी ले जाएंगे ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात किसी भी माध्यम में ले जाएंगे ये डिपेंड नहीं करता। अर्थात डिपेंड करने का ना मतलब, इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब कि आप चाहे पानी में ले जाइए, चाहे जल में ले जाइए, अर्थात चाहे किसी दूसरे माध्यम में, चाहे वायु में, किसी में कहीं भी रखिए, तो आपको क्या होगा, जो फोर्स पहले था वही फोर्स अब भी लगेगा। ठीक, कहने का मतलब जी इंडिपेंड है क्या, आपका जो मीडियम होता है। लेकिन क्या होता है कि जो आपका कूलामीय बल है ये क्या होता है, मैंने बताया था जब डेरिवेशन करवाया था कि ये माध्यम पर क्या होता है, डिपेंड करता है। अगर दूसरा माध्यम ले जाएंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है के पर, के जितना, क्योंकि के आपका क्या होता है, एक से अधिक होता है। निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है, बाकी अदर माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। इसलिए क्या होगा, कूलामीय बल आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ जो कूलामीय बल है ये डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर, लेकिन ये क्या इंडिपेंड है मीडियम पर। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये माध्यम पर, ये बल जो होता है कूलामीय बल, ये माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक, माध्यम पर निर्भर करता है, बट आपका जो ये है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ये चीज़ कहाँ से आ रहा है तो आप समझ रहे हैं, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और तीसरा समानता क्या है, तो मैं तीसरी समानता बताऊं तो आपका जो कूलामीय बल है ये बहुत आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक, किसके तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। कैसे, जो आपका कूलामीय बल है ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बताऊं, अगर प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है तो लगभग 10⁻39 गुना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, यदि आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो और भी अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं कि आपका कूलामीय बल जो अर्थात स्थिर वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के मतलब तुलना में बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत फोर्स होता है। तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन तुलना में ये भी स्ट्रांग है, लेकिन दोनों में तुलना करेंगे सबसे ज़्यादा क्या, कूलामीय बल होगा। ठीक, ये क्या होगा, आपका गुरुत्वाकर्षण बल उसकी तुलना में कम होगा। ठीक, तो ये चीज़ थी क्या, ये कंपेरिजन थी, मतलब कंपैरिजन था दोनों फोर्सों में। तो ये चीज़ एग्जाम में आता है इसीलिए बताया गया, ये आपके बुक में भी होगा तो आप पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मुझे पता है अगर किसी के पास बुक भी नहीं है तो मैं जिस प्रकार बताऊँ आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, बट आप नोट्स क्या कीजिए, बनाते चलिए। ठीक, तो आपको यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसके बाद आप हमारा अगला टॉपिक देखिए। ठीक, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक
तो आपका अगला टॉपिक क्या है, कूलाम के नियम का महत्व। तो हम अब तक कूलाम के नियम में बहुत कुछ कर चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका कूलाम के नियम का बचता है, कूलाम के नियम का महत्व, अर्थात हम इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक, हमें इससे महत्व क्या मिला, हमें पढ़ने का इसका लाभ क्या हुआ। ठीक, ये क्या जो बनाया गया इसके पीछे क्या इसका उद्देश्य था। ठीक, तो ध्यान समझिए, मैं बताऊं, जैसे कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि आपका जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है तो उसका क्या होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक का जो आकार होता है कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, इसी को मैं एक फर्मी बोलता हूँ। और जो परमाणु होता है, परमाणु, उसका आपका क्या होता है, उसका आकार कितना होता है, 10⁻10 मीटर। ये चीज़ आपका होता है। ठीक, तो मैं जानता हूँ कि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। ठीक, क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ध्यान समझिएगा, क्या क्या होता है आपका नाभिक में, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो आपने बताया, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ सोडियम ही है। ठीक, सोडियम आप बताएंगे, मान लीजिए सोडियम है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 और परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। तो आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। तो मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। और मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या 23 में से 11 घटा लीजिए। जब 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 11 22 एक 12 हो जाएगा। ठीक, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई। तो बताइए ये प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो बताइए इसमें एक प्रोटॉन है नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि न्यूट्रॉन क्या होता है, अनावेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, आवेशित होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच कौन सा फोर्स कार्य करता है, अर्थात कैसे ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं किसी एक नाभिक के बीच। ठीक, तो मैं ये बताता हूँ। तो पहले कि आपने जैसे आपने सीखा है कि आपका जो कूलाम लॉ होता है वो मतलब प्रतिकर्षण और आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यहाँ तक नहीं, आप ये नाभिक में बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो आवेशित होता है, धनावेशित होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है आपका उदासीन होता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक आवेशित हो गया, एक आपका क्या हो गया, मतलब धनावेशित हो गया, अर्थात एक आपका धनावेशित कहने का मतलब आवेशित हुआ, और एक अनावेशित हो गया जिस पर चार्ज कोई नहीं है। तो दोनों के बीच कैसे फोर्स लगा, जो बांध कर आपका नाभिक के अंदर रखा है, तो जो दोनों के बीच फोर्स लगता है उसको मैं बोलता हूँ नाभिकीय बल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, नाभिकीय बल। जो नाभिकीय बल होता है वो आवेशित और अनावेशित पर, ध्यान समझिएगा, जो नाभिकीय बल होता है वो आवेशित और अनावेशित परमाणुओं पर डिपेंड नहीं करता, पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, निर्भर नहीं करता है। तो इसीलिए क्या होता है आपका नाभिक मतलब बंधा होता है। कैसे, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है किसकी तुलना में, कूलाम के नियम की तुलना में। ठीक, लगभग आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये चीज़ नाभिकीय बल जो है ये आपको फिजिक्स के क्लास 12 के फिजिक्स के सेकंड पार्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें आपको बताया जाएगा कैसे क्या होता है नाभिकीय बल, कैसे इस जो ये मैं बता रहा हूँ वहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्यों मैं ये बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो आप इतना समझिए कि नाभिकीय बल जो होता है वो कूलाम के बल से काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस बल से बंधे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, नाभिकीय बल बताएंगे। तो आप सोचिए ये यहाँ तक हो गया। तो आप थोड़ा थिंकिंग बनाइए कि नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन है। तो इसमें बताइए क्या क्या है आपका, प्रोटॉन प्लस होता है, प्लस यहाँ पर भी होगा। तो बताइए क्या प्लस प्लस आपका प्रतिकर्षण करता हो, मतलब करता है। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करता है। कैसे, आपने बताया कि ये आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, और मैंने डेरिवेशन कराया प्लस प्लस चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये कैसे है, यही चीज़ का अनुभव को क्या करता है आपका वैद्युत, ये आपका जो स्थिर वैद्युत बल है ये चीज़ करता है। ठीक, ऐसी बात नहीं कि स्थिर वैद्युत बल का नाभिक में कोई यूज ही नहीं है, नाभिक में बहुत बड़ा यूज है। क्या, जो आपका प्रोटॉन और प्रोटॉनों के बीच लगता है। ठीक, तो और भी एक यूज है कि इस जो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का इसके बाद जो क्षय होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, जो वही पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है समय बीतने के पश्चात उनका क्या होता है, क्षय होने लगता है। ठीक, तो आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, अगर ये आपका फोर्स ना होता कूलाम का फोर्स, तो वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है वो आपका कहने का मतलब जो यूरेनियम के बाद जितने पदार्थ आते हैं जो अस्थायी होते हैं वो अब तक क्या होते हैं, अस्थायी बन चुके होते हैं। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो अस्थायी होते हैं, लेकिन अगर आपका नाभिकीय बल होता है तो वो हो जाते अस्थायी हो जाते। ठीक, अगर नाभिकीय बल ना होता, नाभिकीय बल होने के कारण क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये
आपका कूलाम के नियम का महत्व है, ये एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन टॉपिक था तो मैंने क्लियर करवा दिया। तो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसके बाद आने वाला जो लेक्चर होगा उस पर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, न्यूमेरिकल कूलाम्स लॉ पर। और न्यूमेरिकल करवाने के बाद आपका क्या होगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपका अगर मान लीजिए कोई रेखीय पदार्थ है, अर्थात कैसे मान लीजिए 1D में है तो उस पर आवेश कैसे बटेगा, या एकांक आवेश कितना होता है, और पृष्ठ है कोई मान लीजिए 2D में तो उस पर आवेश कितना होगा, और जो आपका एक आयतन होता है 3D में उस पर कितना आवेश होता है। उसके बाद कुछ डेरिवेशन आएंगे, तो पहले मैं न्यूमेरिकल करूँगा तब उस बातें आपकी आएंगी। उसके बाद आपका एक टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। ठीक, तो ऐसे ऐसे मैं चैप्टर को धीरे धीरे इस माध्यम से क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो आपको यहाँ तक अगर समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ तक आपको बताने के लिए, आपको यहाँ तक पढ़ने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। ठीक, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।